हाँ बच्चों देखो ये एक्सरसाइज 3 के पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 21 तो शायद तुमने कर लिया होगा, बहुत सिंपल था। अब इसके एक्सरसाइज 3 के पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 22 देखना। ये जे एडवांस 2018 में आया था और सिंपल था यार। बस ढंग से अगर लैंग्वेज समझ करके इसको करो तो इजीली किया जा सकता था। ठीक, ऐसे क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। ठीक, तो देखो पहले क्वेश्चन बता देता हूँ। तो इसमें हमको दे रखा है कि x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो ऑब्वियसली z अक्ष कौन सा होगा, बाहर वाला। ये तो ऑब्वियसली z अक्ष, ये बाहर वाला मतलब डॉट दिशा वाला z अक्ष होगा। ठीक, अब देखो, अब हमको दे रखा है कि ये हमको दे रखा है कि जो ऊपर वाला भाग है, तो हमको दे रखा है y ग्रेटर देन 0। y ग्रेटर देन 0 मतलब x अक्ष के जो ऊपर वाला भाग है वहाँ समरूप चुंबकीय क्षेत्र है B1 K कैप मतलब है चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर डॉट दिशा में है और इस चुंबकीय क्षेत्र का मान B1 है। ठीक, और x अक्ष के जो नीचे वाला भाग है वहाँ भी समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, वो भी K कैप मतलब डॉट दिशा में ही है, इसका मान B2 है। और हमको दे रखा है कि B1 की तुलना में B2 4 गुना है, मतलब B1 अगर B होगा तो B2 कितना होगा 4B। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब यह है कि एक्स अक्ष के ऊपर वाले भाग में भी समरूप चुंबकीय क्षेत्र है लेकिन छोटा डॉट, और एक्स अक्ष के नीचे वाले भाग में भी समरूप चुंबकीय क्षेत्र है लेकिन ज्यादा है मतलब बड़ा डॉट। इसका मान बी हो तो इसका मान 4B होगा। ठीक है, अब देखो मूल बिंदु से हमने किसी प्लस क्यू आवेश वाले किसी पार्टिकल को प्रक्षेपित किया है ना, सॉरी मूल बिंदु से प्लस क्यू आवेश वाले पार्टिकल को प्रक्षेपित किया है और इसका प्रारंभिक वेग कितना है v0 इक्वल टू पाई मीटर पर सेकेंड और दिशा प्लस वाई दिशा। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ से किसी पार्टिकल को v इक्वल टू पाई मीटर पर सेकेंड के वेग से और y दिशा में प्रक्षेपित किया है और वही गुरुत्वीय बल का योगदान नहीं लेना है। ठीक, बस सबसे पहले तो हमको एनालिसिस करना है कि इसकी गति कैसी होगी वो देखना है। ठीक, और उसके बाद हमको पूछा है कि एक कंप्लीट चक्कर लगाने के बाद जब ये पार्टिकल दोबारा एक्स अक्ष से गुजरेगा, है ना, नीचे से गति करता हो एक्स अक्ष से गुजरेगा, तब तक इस पार्टिकल की एक्स दिशा की औसत चाल कितनी होगी वो देखना है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वही हमको दे रखा है कैसा चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें प्लस क्यू वाले पार्टिकल को पाई के वेग से वाई दिशा में प्रक्षेपित किया है। तो बस मैंने क्लियरली बताया था कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, मैंने बताया था कि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रारंभ में इस पर चुंबकीय बल किधर लगेगा वो देखेंगे। तो बस आराम से बताओ कि उसके लिए वही अपना थप्पड़ रूल लगाएंगे ना। तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र डॉट दिशा में बाहर की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंगुलियां, वेग ऊपर की ओर तो वेग की दिशा में अंगूठा। तो बताए पॉजिटिव आवेश है तो इस पर बल सीधे हाथ की थप्पड़ मारने वाला मतलब आगे की ओर लगेगा। चला गया पेन। फिर वही चुंबकीय क्षेत्र ऐसा वेग ऐसा है तो इस पर बल सीधे हाथ की थप्पड़ मारने वाला मतलब आगे की ओर लगेगा। तो बताओ चुंबकीय बल आगे की ओर लगेगा तो उसके कारण इसका पथ ऐसा आगे की ओर मुड़ेगा। सही है ना, वही कि चुंबकीय बल आगे की ओर लगेगा तो उसके कारण इसका पथ आगे की ओर मुड़ेगा और ऐसे अर्धवृत्त घूम करके ये नीचे जाएगा, है ना। बोल सकते हैं कि बल आगे लगेगा तो इसका पथ आगे की ओर मुड़ेगा। पता है कि इसको चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया है तो ये वृत्तीय गति करेगा और आधा वृत्त घूम करके एक्स अक्ष के नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, और शुरू में इसकी चाल v इक्वल पाई थी तो यहाँ भी इसकी चाल v इक्वल पाई होगी और इस टाइप से आधा वृत्त घूम करके ये एक्स अक्ष के नीचे वाले भाग में पहुंचेगा। ठीक है, सही है ना। बस कंफर्म बोल सकते हैं कि ऊपर ऐसे आधा वृत्त करेगा। और आगे बढ़ते हैं। अब बताओ प्रारंभ में वेग v ऊपर की ओर था, अंत में इसका वेग v नीचे की ओर हो जाएगा और अब ये नीचे वाले भाग में पहुंचेगा। तो बस यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र डॉट दिशा में है तो यहाँ चुंबकीय बल कैसा लगेगा वो देखना है। तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है तो उसकी दिशा में अंगुलियां, वेग नीचे की ओर तो वेग की दिशा में अंगूठा,
तो इस बार भी पॉजिटिव अक्ष पर बल सीधे हाथ की थप्पड़ मारने वाला मतलब इधर की ओर लगेगा। तो बताओ अब इस पर चुंबकीय बल पीछे लगेगा तो उसके कारण इसका पथ पीछे की ओर मुड़ेगा। और इस बार भी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया है मतलब इस बार भी ये वृत्तीय गति करेगा। सही है ना। वही कि प्रारंभिक वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, फिर इस बार भी वृत्तीय गति करेगा और चुंबकीय बल पीछे की ओर लग रहा है तो इसका पथ पीछे की ओर मुड़ेगा और इसे आधा वृत्त करेगा। ठीक है, तो बस इस बार भी वृत्तीय गति करेगा, लेकिन नीचे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है तो इसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या कम होगी, है ना। हमको पता है कि वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी होती है, mv/qb। चुंबकीय क्षेत्र b के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बस इसकी तुलना में इस वाले भाग में चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या कम होगी, मतलब ये ऐसा छोटा वृत्त घूमेगा, है ना। तो ये ऐसे छोटा वृत्त घूमेगा और छोटा वृत्त घूम करके वापस ऊपर आएगा। ठीक है, बस हमको यही पूछा है कि जब ये पार्टिकल नीचे से ऐसे एक्स अक्ष को पार करे, बताओ नीचे से एक्स अक्ष को यहीं पार करा, यहाँ तो ऊपर से पार करा था। बताओ ये पार्टिकल एक्स अक्ष को नीचे से यहाँ पार करेगा ना। बस क्वेश्चन में पूछा है कि इस पार्टिकल की यहाँ से लेकर के यहाँ तक की गति के दौरान एक्स दिशा की औसत चाल कितनी होगी वो देखना है ना। तो इस पूरी गति में एक्स दिशा की औसत चाल कितनी होगी वो देखना है। ठीक है, तो बस हमको पता है कि औसत चाल होती है कुल चली गई दूरी अपन कुल समय। तो एक्स दिशा की औसत चाल क्या होगी, एक्स दिशा में कुल चली गई दूरी अपन कुल समय ये होगा। ठीक है, तो चलो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमको पता है कि ऊपर वाले भाग में भी अर्धवृत्ताकार गति करेगा और नीचे वाले भाग में भी अर्धवृत्ताकार गति करेगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग है तो ऊपर और नीचे वृत्तीय पथ की त्रिज्याएं भी अलग अलग होंगी और परिक्रमण का आवर्तकाल भी अलग अलग होगा। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि ऊपर भी ऐसा आधा वृत्त घूमेगा तो इसमें वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी होगी वो देखना है। तो बताओ ऊपर जो आधा वृत्त घूमेगा इसमें वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी होगी, mv/qb। तो m वेग v अपन q और b चुंबकीय क्षेत्र, तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या इतनी होगी। ठीक है, और परिक्रमण का आवर्तकाल भी देख सकते हैं। तो हमको पता है कि वही अगर एक कंप्लीट वृत्त घूमता तो एक चक्कर में जो समय लगता है उसको परिक्रमण का आवर्तकाल बोलते हैं। और ये भी तुमको चमका करके याद कराया था कि परिक्रमण का आवर्तकाल 2πm/q_b इतना होगा। बस एक बार देखते हैं कि इस आधे चक्कर में इसको समय कितना लगेगा वो देखते हैं। तो बताओ कंप्लीट परिक्रमण का आवर्तकाल t1 है, तो इस आधे चक्कर में इसको समय कितना लगेगा, t1/2। तो t1/2 करेंगे मतलब इसका आधा करेंगे तो πm/qb। तो पता चल गया कि ऊपर वाले भाग में आधा वृत्त घूमेगा, उसके आधे वृत्त की त्रिज्या इतनी होगी और इस आधे वृत्त घूमने में समय t1/2 लगेगा मतलब πm/qb लगेगा। ठीक, और चलो देखते हैं कि इस आधे वृत्त के दौरान इसका x दिशा में चली गई दूरी कितनी होगी वो भी देखते हैं। तुम बताओ कि यहाँ से यहाँ तक जो आधा वृत्त घूम रहा है उसमें x दिशा में चली गई दूरी कितनी होगी, 2r1, है ना। 2r1 जितना आगे जाएगा ना तो x दिशा में चली गई दूरी 2r1, r1 इतना है तो 2r1 कितना हो जाएगा 2 और r1 mv/qb। तो ऊपर वाली वृत्तीय गति का हिसाब किताब निपटा दिया। ठीक है, अब नीचे वाले भाग में देखते हैं। बस नीचे वाले भाग में भी आधा वृत्त घूमेगा, लेकिन नीचे वाले भाग में चुंबकीय क्षेत्र 4 गुना है तो व्युत्क्रमानुपाती रूप से इसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या 1/4 हो जाएगी। तो बस नीचे वाले भाग में भी इसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी होगी वो देखना है। तो बताओ नीचे वाले भाग में भी इसकी वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी होगी, mv/qb। तो mv/q और b की जगह 4b आएगा, है ना। तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या 1/4 हो जाएगी और परिक्रमण का आवर्तकाल कितना होता है, 2πm/qb। तो परिक्रमण का आवर्तकाल 2πm/q और b की जगह 4b। तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या भी 1/4 और परिक्रमण का आवर्तकाल भी 1/4 होगा। तो बस नीचे वाला आधा वृत्त घूमने में समय कितना लगेगा वो देखना है। तो बताओ कंप्लीट चक्कर का आवर्तकाल t2 है
तो बताओ नीचे आधा ही चक्कर घूम रहा है तो समय कितना लगेगा t2/2। तो बताओ t2/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो समय कितना लगेगा πm/q इंटू 4b, मतलब 4q इंटू b, इतना समय लगेगा, है ना। और इस आधे चक्कर में एक दिशा में पीछे जाएगा, तो बताओ इस आधे चक्कर के दौरान एक दिशा में चली गई दूरी कितनी होगी 2r2। तो बोल सकते हैं कि इस आधे चक्कर में x दिशा में चली गई दूरी कितनी होगी 2r2। तो बताओ 2 और r2 कितना है mv/4qb। बस x दिशा में चली गई दूरी निकालेंगे तो कितना आएगा mv/2qb, इतना आएगा। तो बस अब हम कर सकते हैं ना। बस बताओ पहले ये आधा चक्कर घूमेगा और उसके बाद आधा चक्कर इस टाइप से घूमेगा। तो बस हमको पूछा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की गति के दौरान x दिशा में इसकी औसत चाल कितनी होगी वो देखना है, ठीक है ना। x दिशा की ये अजीब चीज़ है, पता नहीं इसका प्रैक्टिकल तो मतलब नहीं होता है, लेकिन पूछा है कि ये वाली पूरी गति के दौरान इसकी x दिशा की औसत चाल कितनी होगी वो देखना है। ठीक, तो तुमने 11th में पढ़ा होगा कि औसत चाल क्या होती है, कुल चली गई दूरी अपन कुल समय। तो x दिशा की औसत चाल क्या होगी, x दिशा में कुल चली गई दूरी अपन कुल समय। ठीक, तो x दिशा में कुल चली गई दूरी अपन कुल समय। ठीक, तो बस हम बोल सकते हैं कि x दिशा की औसत चाल क्या होगी, x दिशा में कुल चली गई दूरी अपन कुल समय। तो बताओ x दिशा में आगे तो कितना जा रहा है 2mv/qb, और x दिशा में पीछे कितना जा रहा है mv/2qb। तो बताओ x दिशा में चली गई दूरी, सिंपली दोनों को जोड़ देंगे, विस्थापन के लिए तो घटाते हैं लेकिन चली गई दूरी के लिए जोड़ देंगे। तो पहले ये 2mv/qb x दिशा में आगे जा रहा है और mv/2qb पीछे आ रहा है, तो x दिशा में कुल चली गई दूरी के लिए दोनों को जोड़ देंगे तो 2mv/qb प्लस ये कितना है mv/2qb। तो x दिशा में कुल चली गई दूरी अपन कुल समय है, तो कुल समय t1 प्लस t2। तो इस आधा चक्कर में समय कितना लग रहा है बताओ πm/qb, और ये वाला जो आधा चक्कर है उसमें समय कितना लग रहा है πm/4qb, इतना समय लग रहा है। तो बस x दिशा में औसत चाल, x दिशा में कुल चली गई दूरी अपन कुल समय, इसको सॉल्व कर लेना। ये तो देखना सॉल्व करेंगे तो ये qb से qb कैंसिल, m से m कैंसिल, तो आगे इसको सिंप्लीफाई कर देना। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास x दिशा की औसत चाल कितनी आएगी 2v/π, इतनी आएगी। अब लास्ट में v का मान रख देते हैं, तो v का मान पाई मीटर पर सेकेंड, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो x दिशा की औसत चाल 2 मीटर पर सेकेंड ये होगी। लेकिन बॉक्स में तुमको 2.00 ऐसा लिखना होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इंटीजर फिर पॉइंट इस टाइप से आता है, तो एग्जाम में तुमको 2 को 2.00 ऐसा लिखना होगा। तो ये तुम कर सकते हो, बस ढंग से इसकी गति को एनालिसिस करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, ये क्वेश्चन ऐसा था जो किया जा सकता है।